हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और 12th क्लास में ही हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और उसका आज जो है अंतिम चैप्टर है, अंतिम बुक का ही। तो चैप्टर नंबर 15 हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात कर रहे थे, लेकिन नए युग की शुरुआत की बात करी कि कौन कौन सी चीजों को हमारे संविधान निर्माताओं ने या हमारे राष्ट्रवादी आंदोलनकारी आपके नेताओं ने हमारे संविधान को किस प्रकार बनाया, कौन कौन सी बहसें चली, कौन कौन से डिस्कशन के बाद ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखी और देखने को हमको मिली। ये सारी चीजें हमने देखा और किस तरह का उथल पुथल राजनीतिक दौर और भयावह की जो स्थिति है वो देखी गई संविधान की दृष्टि और बहुत सारे स्रोतों को पढ़ने के बाद हमने बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा किया। क्लियर है? तो कल हम स्रोत पढ़ चुके थे, उन जानकारियों को देख चुके थे हमसे जुड़ी थी। क्लियर है? देख लिया? चलिए, अंतरिम सरकार के आपके सदस्य और प्रथम जो हमारी पंक्ति है उस पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, तो प्रथम पंक्ति में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, तो सबसे पहले हैं बलदेव, जॉन मथाई जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला आपका बजट पेश किया था और ये रक्षा मंत्री रहे। सी राजगोपालाचारी, और आप इन्हें जान सकते हैं, ये शख्सियत हैं भारत के स्वतंत्र पहले भारतीय जो क्या क्या बने, गवर्नर जनरल। उसके बाद आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जानते हैं लियाकत अली, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के बाद आईसी चुंद्रुगिरी, ये चुंद्रुगिरी हैं, आसिफ सी, ये आसिफ सलीम है, और एस.सी. भाभा, ये बड़ी महान शख्सियत रही है। एस.सी. भाभा, क्लियर है? भारत में एटॉमिक एनर्जी के दाता है एस.सी. भाभा। एस.सी. भाभा क्या है? एटॉमिक एनर्जी के दाता है। नीचे आ जाइए सेकंड पंक्ति में, सबसे पहले है जगजीवन राम। ये जगजीवन राम जो है, मैं आपको दिखाता हूं, ये भारत के पहले श्रम मंत्री बने थे। और अगले हैं गजन अफर अली, ये देखिए, उनके पीछे खड़े हैं राजेंद्र प्रसाद और सबसे पीछे खड़े हैं आप अब्दुल निस्तर। तो ये सारी शख्सियत हमारे सामने खड़ी है जो उस जमाने की महान शख्सियत के रूप में जिंदगी में। क्लियर है? देख लिया आपने? देख लिया? आगे बढ़ते हैं। बहुत बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सोमनाथ लाहिड़ी का कहना था कि महोदय, मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्हें यह कहकर कि भारतीय जनता की भावना को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया। भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा थोपी गई किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष और आपत्ति व्यक्त की जा सकती है। अगर आप आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, शाबाश सब थे और उदित सब थे, परंतु देखना यह होगा कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं। महोदय, मसला यह है कि जबरदस्ती इस समय में की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना की भावी संविधान दिया जाएगा जो अंग्रेजों की दृष्टि पर आश्रित होगा, बल्कि यह भी संकेत मिले कि मामूली से मामूली मतभेद को आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा। वह इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमन एटली या किसी भी दस्तावेज पर दस्तक देनी होगी। और यह सच नहीं है जो चाहते हैं कि योजना स्वयं बनाए या संविधान सभा में बंदूक या ब्रिटिश सेना उनके आर्थिक और वित्तीय शिकंजे को
चाहते हैं। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि मूल रूप से सत्ता सभी अंग्रेजों के हाथ में है और सत्ता प्रश्न बुनियादी अभी भी तय नहीं हुआ है, जिसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरह से हमारे हाथों में नहीं है। इतना ही नहीं, हाल ही में एटली और अन्य लोगों द्वारा वक्तव्यों में यह स्पष्ट हो गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो विभाजन से पीछे नहीं हटे, यानी कि ये भी पहले स्पष्ट कर रहा है महोदय का। इसका आशय यह है कि हमारे देश में कोई स्वतंत्रता नहीं है, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा हमारे पास लड़ने वाले स्वतंत्र और उसकी स्वतंत्रता मिली है। इसके लिए हमारा विनम्र सुझाव है कि योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ लेन देन साबित नहीं बल्कि स्वतंत्रता की ही घोषणा करने का अंतिम सरकार और भारत की जनता का आह्वान करने का है। वे अपने आप में लड़ने की बजाय अपने शत्रु को देखेंगे और हाथ में भी कोड़ा है जो साम्राज्यवाद को देखता है और उससे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमें अपने दावतों का हल ढूंढ लेंगे। यार अगर हम एक बार स्वतंत्र हो गए तो जो हमारे दावे हैं, जो हल हैं, हम उनको ढूंढ लेंगे, देख लेंगे कैसे दावे हैं, क्या कुछ है। फिर तो अपनी बात रखते हुए हमने आगे बढ़े। नेहरू ने इस तस्वीर में ये स्वीकार किया कि ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता ने एक प्रकार के संविधान सभा चाहते थे, कि ये महसूस कर लिया कि जो भी नेता है वो एक प्रकार की नहीं, विभिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते हैं। लिहाजा यह है, सही भी है कि एक ब्रिटिश सरकार उसके गठन में काफी हाथ था, उससे सभा के कामकाज पर कुछ शर्त भी लगा दी गई, परंतु नेहरू ने कहा कि आपको उसके स्रोत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जहां ये सभा को शक्ति मिल रही है, कह रहे जहां से सभा को शक्ति मिल रही है, आप उसको नजरअंदाज जो है आप नहीं कर सकते। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा और अभिव्यक्ति होती है। हम इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हमें उतनी ही दूर तक नहीं जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हमें भारत की जनता के दिल की समी आकांक्षा और भावनाओं को हमेशा जहन में रखना चाहिए, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान सभा में उन लोगों की आशंकाओं की अभिव्यक्ति की साधना मान ली जाती, जिनमें स्वतंत्रता के आंदोलन का हिस्सा लिया। लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्ष गहरे तौर पर जुड़ चुके हैं। जब 19वीं सदी में समाज सुधार, बाल विवाह तथा विरोध किया गया तो विधवा विवाह का समर्थन किया, तो उसमें सामाजिक न्याय का ही अखल जागृत थे। कैसे थे? सामाजिक जो न्याय है वो ही अखल थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार की मुहिम चलाई तो धर्मों को ज्यादातर न्याय संगत बनाने का प्रयास किया। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले की दलित जातियों को पीड़ा का सवाल उठाया तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया और आर्थिक और सामाजिक न्याय से जूझ रहे हैं। दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र और न्याय, नागरिक और अधिकार की समानता का संघर्ष भी था। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेज और आचरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार आपके करने पड़े। प्रांतीय सरकार में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून पारित किए। 1919 में कार्यपालिका आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत लगभग पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1937 के तहत चुनाव में दिए हुए 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ध्यान रखना चाहिए, कई कानून आए जैसे 1919 में, 1909 में, 1935 में। तो ये एक्ट थे जो कार्यपालिका के आंशिक रूप में उत्तरदायी बनाया, और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत विधायिका को आपका प्रति उत्तर बनाया कि भाई ये विधायिका क्या है, पूरी तरह आपका रिस्पॉन्सिबल है मेकिंग ऑफ लॉ उसके लिए। क्लियर है? और आपने पढ़ा भी था कि कैसे 37 में चुनाव हुए और 2 वर्ष के बाद कैसे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बात शुरू हुई थी उसी जगह। आप देख सकते हैं 1919 का जब एक्ट आया था तो एडविन माउंटेगू, ये एडविन माउंटेगू हैं और ये चेम्सफोर्ड हैं जो उस समय के वायसराय थे। इन्होंने एक बात की रूपरेखा तैयार की जिसके जरिए प्रांतीय विधायिका को आपका सीमित प्रतिनिधि व्यवस्था लागू कर सके। तो आप इसमें इन दोनों को देख सकते। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। इसके बावजूद हम पहले के संविधान बदलाव में 1946 से अगले 3 साल के दौर में घटी घटनाओं पर स्वाभाविक रूप से ही एक प्रक्रिया के हिस्से नहीं मान सकते। इससे पहले संविधान का प्रयोग एक प्रतिनिधि सरकार के बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानून 1909, 1919, 1935 को पारित करने की प्रक्रिया भारतीयों को कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं है। औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था कि प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जाता है। 1935 में अधिक व्यापक आबादी और 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था, तक सार्वभौमिक वयस्क अधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिका और औपनिवेशिक शासन के ढांचे में अंग्रेजों द्वारा नियुक्ति ऑफ गवर्नर के प्रति 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने जिस कल्पना की बात की थी वह संप्रभुता की गणना और संविधान की कल्पना थी। देख लिया किस गणना और किस कल्पना की बात करी गई थी सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कि हम कैसी मांग करते हैं। आगे बढ़े। अधिकारों का निर्धारण। नागरिकों के अधिकार किस तरह निर्धारित किए जाएंगे? क्या उत्पीड़न समूह का कोई विशेष अधिकार मिलना चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हो सकते हैं? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जैसे जैसे संविधान सभा में पलटकर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। इन सवालों के जवाब में और बाप के टकराव में व्यक्तिगत मुद्दे पैदा होने से उद्घाटन भाषण नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया और कहा कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिल में समाई गई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। यह कोई आसान काम नहीं है। जैसे आजादी की उम्मीद पैदा हुई, अलग समूह तरह तरह की अपनी इच्छाओं और व्यक्त करने लगे हैं। इन सभी अभिव्यक्ति पर बहस करना जरूरी है और परस्पर विरोधी विचार में आप किसी समाधान को पहुंचना और एक आम सहमति की जरूरत थी। भैया जनता की इच्छा क्या है, जनता किन भावनाओं को लेकर चल रही है, ये सारी चीजें देखना और ये पूरी करना एक अपने आप में भी क्या था, चैलेंज था और अपने आप में एक पूरी समस्या के रूप में। पृथक निर्वाचक की समस्या। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बीबी पोरकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाई और अपने पक्ष में एक बाप के प्रभावशील भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उनमें चाहे कर भी हटाए, कर भी नहीं हटा सकते। कह रहे हैं कि 27 अगस्त 1947 को मद्रास में जब पृथक निर्वाचन बनाने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण आया तो बहादुर ने कहा कि भाई चाहे हमको कर भी हटाना, हम वो भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और सामुदायिक के बीच भेदभाव को कम हो सके और राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक पूरा प्रतिनिधित्व हो और आवाज उन्हें
सुनाई जा सके और उनके साथ विचारों पर ध्यान दिया जा सके। जो विचार उन पर ध्यान दें, ये सारी चीजों को हमको देखने की जरूरत है। और सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा और कोई रास्ता आपका नहीं हो सकता। बहादुर को लगता था कि मुसलमान की जरूरतों को गैर मुसलमान अपनी तरह नहीं समझ सकते और ना ही मुसलमान लोग समुदाय का कोई सही प्रतिनिधित्व आपका चुन सकते हैं। पृथक निर्वाचिका को मैं हिमायती देने के लिए इस बयान पर ज्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तरह दिए गए। ज्यादातर राष्ट्रवादी को लग रहा था कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लोगों को बंटवारे के लिए अंग्रेजों की चाल है। बी.आर. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला है और इनकी आड़ में उन्होंने अल्पसंख्यकों को फुसला दिया। अब इस आदत को छोड़ दो और अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचित क्षेत्र के प्रस्ताव पर भड़कने लगे। जो प्रभावित आपके निर्वाचित नेता है वो उस प्रस्ताव भड़कने लगे। उन्हें निरंतर गृह युद्ध, दंगा और हिंसा की ही आशंका दिखाई दी। सरदार पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचनों का एक ऐसा विष है जो हमारे देश में पूरी तरह राजनीति में समा चुका है। ये ऐसा विष हमने बो दिया है जो हमारी राजनीति में आपका पूर्णतः आपका समा चुका है। जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में ऐसी मांग थी जिससे एक समुदाय को दूसरे समुदाय में भिड़ा दिया गया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए गए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इस पृथक निर्वाचन को फौरन छोड़ दो। कैसा है? उस पृथक निर्वाचन को फौरन आपका छोड़ दो। ठीक। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए और वो था बंटवारा, पार्टीशन। आपको पता है कितना बड़ा भारत ने जो मंजर और दुख झेला है, शायद वो 200 साल तक जो हम गुलाम रहे ना, वो भी इस पार्टीशन के सामने हल्का लगता है। क्लियर है? 1.5 करोड़ लोग घर से बेघर हो गए, 35 लाख से ज्यादा लोग आपके मारे गए। क्लियर है? कितना बड़ा नरसंहार हुआ। भारत के 3 हिस्से बने, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। उसके बाद 1971-72 में पाकिस्तान जो का जो आपका पूर्वी हिस्सा था, जिसको आज हम आपका बांग्लादेश कहते हैं, वो अलग देश के रूप में पनपा। लेकिन सोच के देखिए, म्यांमार तक भारत के हिस्सा थे। तो कितना बड़ा अखंड और उपमहाद्वीप था भारत, जो केवल एक आज छोटा खंड बन गया। इन्हीं सारी राजनीति की वजह से, इन सारी सांप्रदायिकताओं की वजह से। चलिए, तो फिलहाल अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। मिलेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है? आप तब तक एक बार इसको रिवीजन करिए, देखिए कुछ डाउट, कोई क्वेरी हो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।